हेलो एवरीवन, श्री एमपीपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जनजातियां पढ़ रहे हैं। आज हमारी जनजातियों की तीसरी क्लास है। अभी तक हमने पढ़ी भील, गोंड, बैगा। आज हम पढ़ेंगे भारिया, सहरिया और पारधी, पनिका, ये सब जनजातियाँ आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते, कोरकू भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। तो आपको पता है कि हम लोग जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट करते हैं तो मैं एक बार प्रीवियस क्लास का रिवीजन हम ज़रूर करते हैं। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि जो हमने भील जनजाति पढ़ी थी, तो भील जनजातियों की उपजातियाँ कौन कौन सी थी? कौन कौन सी थी उपजातियाँ? भील, भिलाला, बरेला, बग्यास, पटियास, पटलिया, ठीक है। फिर और इसकी गोंड की जो उपजातियाँ थी कौन कौन सी थी? गोंड जनजाति की उपजातियाँ बता दीजिए। गोंड जनजाति की उपजातियाँ थी क्या क्या थी? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। गोंड की उपजाति थी प्रधान, नागरिची, कोयला भतूष और ओझा, ठीक है। ये सब कौन थी? ये अगरिया, ये सब कौन सी थी? ये थी आपकी गोंड जनजाति की उपजाति, ठीक है। बैगा की उपजाति क्या थी? बैगा की उपजाति आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, मैंने दो बता दी हैं। बैगा की आप कमेंट में बताएंगे, मैं पढ़ा चुकी हूँ। और अगर वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और बैगा लोग एक मृत्यु गान करते थे, मृत्यु गान गाते थे मृत्यु के समय। उसको क्या बोला जाता है? उसको खेहुल पाटा बोला जाता है, ठीक है। और बताइए मुझे कि बैगाओं के त्यौहार कौन कौन से हैं? कौन कौन सा बैगा त्यौहार मनाते हैं? तो कौन कौन सा त्यौहार मनाते हैं बैगा? जल्दी से बताइए मुझे, कमेंट में बताइए फटाफट। ये भी आप कमेंट में बताएंगे। बैगा की उपजाति, बैगा के पर्व, ये आप हमें क्या बताएंगे? कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ रहे हैं जनजाति। क्या पढ़ रहे हैं हम? जनजाति। आज हम पढ़ेंगे भारिया। भारिया कौन सी जनजाति है? भारत सरकार के द्वारा घोषित 3 अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में से भारिया एक है। कौन कौन सी जनजातियां हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा घोषित की गई हैं? सबसे पिछड़ी जनजाति हैं, कौन कौन सी हैं? पहली हो गई आपकी बैगा, सेकंड हो गई आपकी भारिया, थर्ड हो गई आपकी सहरिया। यानी कि कैसे याद कराया था मैंने कि जब लॉकडाउन हुआ था तो जो लोग बाहर रहते थे वो क्या हुए? अपने शहर की तरफ आए। तो बैगा यानी बैग भर के शहर की तरफ आए। तो बैग भर के शहर की तरफ आए यानी बैगा, भारिया, सहरिया, ओके, ठीक है। तो भारिया जनजाति के बारे में हम पढ़ते हैं। तो भारिया का मतलब होता है, नाम से समझ में आ रहा है, भार ढोने वाला। भारिया का मतलब होता है भार ढोने वाला। भारत मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजातियों में से एक पिछड़ी जनजाति है भारिया, जो कि कहाँ रहती है? छिंदवाड़ा के पातालकोट के तामिया में इसका निवास स्थल है। छिंदवाड़ा कहाँ पे है? सबसे साउथ का डिस्ट्रिक्ट है, सबसे जो साउथ तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है एमपी का छिंदवाड़ा। और सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है? छिंदवाड़ा। तो सबसे दक्षिण में एक जगह है जिसका नाम है पातालकोट। पातालकोट में भी तामिया में इनका स्थान है। 1981 की जब जनगणना हुई थी तो 1981 की जनगणना के आधार पर भारिया को जंगलियों का भी जंगली कहा गया है। क्या बोला गया है? जंगलियों का भी जंगली कहा गया है। ये जो हमारा आधुनिक रहन सहन है, शिक्षा है, ये इनसे दूर रहते हैं। ये गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। गोंड की ही एक उपजाति है भारिया। और इसके बारे में क्या है कि जो हमारी भारिया है वो आपकी द्रविड़ियन परिवार की जनजाति है और आदि मानव से संबंध रखती है, ठीक है। आदि मानव से संबंध रखती है और ये आपकी एक द्रविड़ियन परिवार की जनजाति है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं भारिया जनजाति और इसके व्यवसाय, इसकी उत्पत्ति, इसका क्षेत्रीय विवरण सब कुछ देखते हैं। उपजातियाँ क्या क्या पर्व मनाती हैं सब देखते हैं। तो भारिया जनजाति का मतलब होता है भार ढोने वाला। क्या होता है? भार ढोने वाला, ठीक। इस जनजाति कौन से परिवार से संबंध रखती है? तो भारिया जनजाति आपकी द्रविड़ियन परिवार से संबंधित है। द्रविड़ियन
परिवार से संबंध रखती है। 3 पिछड़ी जनजातियों में से यह सबसे पिछड़ी जनजाति है। कहाँ ये क्या होते हैं? शिक्षा और आधुनिक रहन सहन से दूर रहते हैं। अगर हो सकता है मेंस में आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आया कि जो भारिया जनजाति है उसके बारे में 50 शब्द में लिखिए, अर्थात 3 नंबर में लिखिए। तो भारिया जनजाति भारत सरकार के द्वारा घोषित 3 पिछड़ी जनजातियों में से सबसे पिछड़ी जनजाति है। 1981 की जनगणना के आधार पर भारिया पातालकोट के भारिया को जंगलियों के भी जंगली कहा गया है। यह जनजाति आदि मानव से साम्यता रखती है, यानी कि ये जो इनका समानता होती है आदि मानव से होती है। यह जनजाति क्या बोलेंगे और कि सबसे शिक्षा और रहन सहन के आधार पर सबसे पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्षेत्रीय विवरण की कि यह जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसका निवास स्थल कहाँ पे है, इसका क्षेत्रीय विवरण कहाँ पे है। तो भारिया जनजाति आपके छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील के पातालकोट में, छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील के पातालकोट में इनका संकेंद्रण है। क्या पढ़ा हमने? छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील के पातालकोट में इनका संकेंद्रण है, मतलब छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील के पातालकोट में यह निवास करती हैं। ठीक है, फिर इनके जो निवास स्थल और कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा में तो इनका सबसे ज़्यादा संकेंद्रण है। छिंदवाड़ा के अलावा यह जबलपुर में भी पाई जाती हैं। ये जबलपुर में भी इनका स्थायी निवास है, जबलपुर में भी इनका संकेंद्रण है। और क्या पढ़ेंगे हम? इनके जो निवास स्थल होते हैं, उनको हम ढाना बोलते हैं। इनके निवास स्थल को ढाना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ढाना बोला जाता है। हो सकता है कि प्री में क्वेश्चन आ जाए कि ढाना क्या होता है, तो ढाना निवास स्थल है। किसका निवास स्थल है? भारिया का। ये भी आ सकता है कि ढाना किस जनजाति के निवास स्थल को कहते हैं, बिल्कुल आ सकता है। ढाना किस जनजाति के निवास स्थल को कहते हैं? तो ढाना भारिया जनजाति के निवास स्थल को कहते हैं। ठीक है, जबलपुर और छिंदवाड़ा के तामिया तहसील के पातालकोट में इनका संकेंद्रण है। इनके निवास स्थल को ढाना कहा जाता है। एक बार मैप में देख लेते हैं, अगर मेंस में आया तो आप मैप भी बना दीजिएगा। ठीक है, तो कहाँ पे है छिंदवाड़ा है आपका यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे है छिंदवाड़ा और यहाँ पे है आपका जबलपुर। तो यहाँ छिंदवाड़ा जबलपुर में आपकी यह जनजाति पाई जाती है। इसकी उपजातियों की बात करते हैं कि उपजातियाँ कौन कौन सी हैं। उपजाति में आ जाएंगी आपकी भूमिया और भुइहार और हो गई आपकी पैडो। ये भारिया की उपजाति हैं। ठीक है, भूमिया, भुइहार, पैडो किसकी उपजाति है? भारिया की उपजाति है। भूमिया, भुइहार, पैडो। तो क्या पढ़ा हमने? भारिया मतलब भाड़ ढोने वाला। यह द्रविड़ियन परिवार की जनजाति है। 1981 की जनगणना के आधार पर यह जनजाति पातालकोट के भारिया को जंगलियों के भी जंगली बोला गया है। यह आदि मानव से साम्यता रखते हैं। यह 3 पिछड़ी जनजातियों में सबसे पिछड़ी जनजाति है और यह आधुनिक रहन सहन शिक्षा से दूर रहते हैं। यह जनजाति छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील के पातालकोट में पाई जाती है। जबलपुर में भी इनका संकेंद्रण है। इनके निवास स्थल को ढाना बोला जाता है। और ये बताइए कि भील जो मकान बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं और भीलों के निवास स्थल को क्या बोला जाता है? तो भीलों के निवास स्थल को फाल्या बोला जाता है और वो जो मकान बना के रहते हैं उसको कू कहा जाता है। उपजाति कौन कौन सी हैं? भूमिया, भुइहार,
पैडो। ठीक है, ये आपकी उपजातियां हैं, इसको फटाफट जल्दी से नोट डाउन करना है, नोट डाउन करिए। फिर हम रिमूव करते हैं। ये छिंदवाड़ा, ये जबलपुर में यह जनजाति आपकी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारिया की। भारिया की हम बात करते हैं भोजन की, कि ये भोजन क्या क्या करते हैं, इनका भोजन क्या होता है। तो ये जो भोजन करते हैं, ये करते हैं क्या, भोजन करते हैं, ये भोजन करते हैं जो आम के बीज होते हैं, जामुन के बीज होते हैं, उनकी गुठलियों को पीसकर उनके आटे की ये लोग रोटी खाते हैं। तो ये लोग 3 तरीके से भोजन करते हैं। एक होता है इनका पेज, इनके भोजन को बोला जाता है पेज। एक होता है बियारी और एक होता है बासी। ठीक है, पेज आपका दोपहर का भोजन होता है। पेज क्या हो गया आपका, दोपहर का भोजन हो गया। और दोपहर के भोजन में क्या करते हैं, मोटे मोटे अनाजों को पीस कर उसमें नमक मिलाकर खाते हैं। मोटे मोटे अनाजों को पीस कर उसमें नमक मिलाकर खाते हैं। तो ये हो गया आपका पेज। फिर हो गया आपका बियारी। तो बियारी में ये क्या करते हैं, शाम का इनका जो भोजन होता है उसको बोलते हैं बियारी। तो ये जो आम के बीज और इसके जामुन के बीज की जो गुठलियाँ होती हैं उसके आटे की रोटी खाते हैं। तो आम जामुन के बीज की रोटी खाते हैं। और बासी जो रात का खाना होता है उसको रखे रहते हैं। तो रात के खाने को ये लोग सुबह नाश्ते के तौर पे करते हैं, उसको ये लोग बासी बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं भारिया जनजाति के भोजन की। भारिया जनजाति के भोजन को 3 तरह के होता है। एक होता है पेज, एक होता है बियारी, एक होता है बासी। पेज क्या होता है, दोपहर के भोजन को बोला जाता है पेज। ये मोटे मोटे अनाजों को पीस कर उसमें नमक मिलाकर खाते हैं। तो ये हो जाता है आपका पेज। बियारी आपका हो गया जो शाम का भोजन होता है। तो आम जामुन के जो बीज होते हैं उनकी रोटी खाते हैं। बासी क्या हो गया, जो रात का भोजन होता है इनका। तो रात के भोजन को ये लोग बचा के रख लेते हैं और सुबह खाते हैं। तो वो हो गया आपका बासी भोजन। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं धार्मिक देवी देवता की, कि इनके धार्मिक देवी देवता कौन से हैं, किन किन देवताओं को ये मानते हैं। तो ये मानते हैं आपके बूढ़ा देव, दूल्हा देव, नाग देव। ये जो भारिया लोग हैं ये हिंदू जनजाति से बहुत प्रभावित होते हैं। तो हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। और साथ ही साथ इनके जो देवता हैं वो हैं बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बूढ़ा देव, दूल्हा देव, और हो गया आपका नागदेव। ठीक, बूढ़ा देव, दूल्हा देव, नागदेव। तो इनकी पूजा करते हैं। और साथ में हिंदू देवी देवताओं की भी ये पूजा करते हैं। और किसकी पूजा करते हैं, तो हिंदू देवी देवताओं की भी ये पूजा करते हैं। इनका विवाह की बात करें कि इनका विवाह कौन कौन सा होता है, कौन कौन से तरह के विवाह करते हैं। तो विवाह जो होता है इनका, ये होता है मंगनी विवाह, जो कि गोड़ों में भी पाया जाता है कि लड़का लड़की के घर जाता, मंगनी या घोड़ी चढ़ और हाथ मांगते हैं, दोनों की राजी खुशी शादी हो जाती है। फिर दूसरा होता है लमसेना विवाह। लमसेना भी घोड़ों में होता है, वो भी इनमें पाया जाता है कि जो लड़का होता है वो लड़की के घर में जाता है, उनके माँ बाप की सेवा करता है, तब माँ बाप खुश होकर अपनी लड़की की शादी उस लड़के से कर देते हैं। फिर होता है राजी बाजी विवाह। दोनों पक्ष, जब वर और वधू पक्ष राजी होता है तो धूमधाम से दोनों की शादी कर दी जाती है, वो हो गया राजी विवाह। और इनके यहाँ विधवा विवाह की भी प्रचलन है, विधवा विवाह की भी मान्यता है। जनरली जो बड़े भाई की विधवा होती है उसकी शादी छोटे भाई से कर दी जाती है। तो इस तरह से इनमें मगनी विवाह, लमसेना विवाह, राजी बाजी विवाह और विधवा विवाह भी देखा जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या भोजन करती है पेश, बिहारी, बासी।
तो दोपहर का भोजन जिसमें मोटे मोटे अनाजों को ये लोग नमक मिला के खाते हैं। बिहारी आम जामुन के बीच की रोटियां खाते हैं। बासी हो गया, जो रात का भोजन होता है उसको सुबह खाते हैं। धार्मिक क्या है, ये लोग पूजा करते हैं बूढ़ा देव की, दूल्हा देव की, नाग देव की, साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं को भी मानते हैं तो उनकी भी पूजा करते हैं। विवाह कौन कौन से होते हैं, मंगनी विवाह, लमसेना विवाह, राजी बाजी और विधवा विवाह। ठीक है, इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन करिए, नहीं तो फिर रिमूव करके फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था की, कि इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है। तो जो इनकी सामाजिक व्यवस्था होती है वो पितृ सत्तात्मक होती है, अर्थात जो समाज चलता है वो पितृवंशी चलता है। इनके समाज का एक मुखिया होता है जिसको भूमिका बोलते हैं। यह अधिकतर संगोत्र विवाह नहीं करते, अर्थात एक ही गोत्र में विवाह ये नहीं करते हैं। तो क्या हो गया सामाजिक व्यवस्था में कि पितृ सत्तात्मक समाज होता है, यानी पिता की सत्ता चलती है, पितृ सत्तात्मक समाज। फिर संगोत्री विवाह नहीं करते, संगोत्री विवाह नहीं करते, अर्थात संगोत्री विवाह वर्जित है। और थर्ड नंबर पे आ गया आपका कि समाज का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति भूमिका होता है, भूमिका होता है। समाज का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, भूमिका। ये इनका समाज का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। ठीक है, अब ये लोग पर्व त्योहार कौन कौन से मनाते हैं, तो पर्व त्योहार की बात करें तो ये लोग मनाते हैं बिदरी पूजा, बकपंथी, नवाखानी, जात्रा। जैसा कि आपको बताया कि हिंदू धर्म से प्रभावित होते हैं तो देवी देवताओं में भी हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं। और ये होली, दिवाली, दशहरा भी मनाते हैं। तो क्या मनाते हैं, होली, दिवाली, दशहरा भी ये लोग मनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया सामाजिक व्यवस्था, पितृ सत्तात्मक समाज है, संगोत्री विवाह नहीं करते, समाज का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति इनका क्या कहलाता है, भूमिका कहलाता है। पर त्योहार की बात करें तो बिदरी पूजा, बकपंथी, नवाखानी, जात्रा, होली, दिवाली, दशहरा मनाते हैं ये लोग। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं नृत्य की। ये लोग की नृत्य क्या करते हैं, तो नृत्य करते हैं ये लोग कौन कौन से, भड़म, कर्मा, शैला, भड़म, कर्मा, शैला, सैतम। भड़म, कर्मा, शैला, सैतम इनके नृत्य होते हैं। बोली कौन सी बोलते हैं, तो ये बोली बोलते हैं भरनोटी, भरनोटी बोली बोलते हैं। और इनका व्यवसाय क्या होता है, ये क्या उपार्जन करते हैं, क्या करके अपने समाज को चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, तो ये बांस की लकड़ी बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं, है ना, और उसके बाद लकड़ी के दरवाजे बनाते हैं और जड़ी बूटियाँ बनाते हैं। तो व्यवसाय की बात करें अगर हम इनकी व्यवसाय की बात करें तो लकड़ी के दरवाजे बनाते हैं। सेकंड हो गया जड़ी बूटियाँ बनाते हैं, लकड़ी के दरवाजे बनाते हैं, जड़ी बूटियाँ बनाते हैं। ये साथ ही क्या करते हैं, बांस की लकड़ी के दरवाजे बनाते हैं, जड़ी बूटियाँ बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं, कृषि करते हैं और लघु वनोपज जो होता है, यानी लघु यानी कि जो मतलब आपकी सब्जी भाजी होती है वो भी लगा के ये उनकी खेती करते हैं। तो ये उनके व्यवसाय हो गए हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, आपका भारिया खत्म। भारिया की सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक समाज है। ये संगोत्री विवाह इनके में वर्जित है, संगोत्री विवाह नहीं करते। समाज का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या कहलाता है, भूमिका कहलाता है। पर्व और त्योहार की बात करें क्या क्या मनाते हैं, आपको बताया था मैंने, गोड़ को ये अपने बड़े भाई मानते हैं, तो ये गोड़ों में भी जो जो चलता है वो मनाते हैं। तो बिदरी पूजा, बकपंथी, नवाखानी, जात्रा ये इनके पर्व होते हैं। और ये हिंदू देवी देवताओं से भी प्रभावित है, हिंदू धर्म से काफ़ी प्रभावित है।
तो होली, दिवाली, दशहरा भी मनाते हैं। क्या कौन सी बोली बोलते हैं? तो भरनौटी बोली बोलते हैं। ये कौन सी बोली बोलते हैं? भरनौटी बोली बोलते हैं। कौन कौन सा नृत्य करते हैं? तो भरम, कर्मा, शैला, सैतम इनका नृत्य है। व्यवसाय क्या करते हैं? लकड़ी के दरवाजे बनाते हैं, जड़ी बूटियां बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं, कृषि करते हैं, लघु वनोपज भी उगाते हैं और बांस की खेती करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपकी भारिया जनजाति। नोट डाउन करना है, नोट डाउन करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं आपकी सहरिया जनजाति के बारे में। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट जनजाति के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। अभी हमने पढ़ा था कौन सी जनजाति के बारे में? भारिया जनजाति के बारे में। भारिया की तरह यह भी सहरिया जनजाति भी आपकी पिछड़ी जनजाति है। भारत सरकार के द्वारा घोषित 3 पिछड़ी जनजाति में एक पिछड़ी जनजाति है आपकी सहरिया जनजाति। ठीक है, सहरिया को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सह प्लस अरिया, मतलब ऐसा बोला जाता है कि ये जो शहर शब्द है आपका, शहर जो शब्द है वो पारसी से लिया गया है। तो पारसी में शहर का मतलब होता है जंगल में निवास करना, है ना। तो पारसी में शहर का मतलब होता है जंगल में निवास करना, यानी जंगल में रहना। तो उस हिसाब से क्या हो गया, यह जनजाति सहरिया है, अर्थात जंगल में रहने वाली जनजाति है आपकी सहरिया जनजाति। ठीक है, सहरिया को हम डिफाइन करेंगे सह प्लस अरिया। शहर जो होता है वो एक पारसी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है जंगल में रहना। तो यह जनजाति आपकी जंगल में निवास करने वाली जनजाति है। ठीक है, साथ ही कौन से परिवार से संबंध रखती है? तो यह कोलेरियन परिवार की जनजाति है आपकी, कोलेरियन परिवार की जनजाति है, परिवार की जनजाति है। ठीक है, अब इस जो हमारी सहरिया जनजाति है इसके हम बात कर लेते हैं क्षेत्रीय विवरण की, कि यह जो जनजाति है हमारी वो कहाँ पाई जाती है। तो यह जो जनजाति है सहरिया जनजाति हमारी उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब उत्तरी मध्य प्रदेश में कौन कौन से ज़िले आते हैं ये आपको बताना है। मैंने मैप बताया था, जो बच्चे मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस तरह से अगर आ जाए क्वेश्चन में कि सहरिया जनजाति का क्षेत्रीय विवरण बताइए 3 नंबर में, तो ये आप ऐसे लिखेंगे, ड्रॉ भी कर सकते हैं। क्षेत्रीय विवरण की बात कर रहे हैं हम, तो हम बात कर रहे हैं उत्तरी मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का ये डायग्राम बन गया, ये हो गया उसका उत्तरी सिरा। तो कहाँ पाई जाती है? शी मोर टाइप की चीज़ें याद आ रही हैं जिसको भीड़ पसंद नहीं था, तो ये हो गई एक शी मोर है यानी श्योपुर, क्या है? मोर है यानी मुरैना, जिसको भीड़ पसंद नहीं है अर्थात हो गया भिंड। इसकी नज़र रहती है हमेशा, कहाँ रहती है नज़र? ग्वालियर में रहती है, ग्वालियर में रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका ददीहाल है यानी दादी का घर है यानी दतिया, और यहाँ पे किसके पेड़ हैं? अशोक के पेड़ हैं यानी अशोक नगर, जो कि हमारे शोक को कई गुना कम कर देते हैं यानी कि गुना। तो यह जनजाति कहाँ पाई जाती है? श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, दतिया में यह जनजाति हमारी पाई जाती है। अर्थात उत्तरी मध्य प्रदेश में श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, दतिया में यह जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इनकी आर्थिक व्यवस्था की, कि ये लोग अपना जो व्यवसाय है वो कैसे करते हैं, धनोपार्जन कैसे करते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था में जो इस जनजाति की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है। ये लोग जंगल में निवास करते हैं, आपको पता ही है सहरिया का मतलब मैंने बता ही दिया, जंगल में रहने वाले। तो यह जनजाति जंगल में रहती है, तो जब जंगल में रहती है तो ये वहाँ से जंगल से जो फल फूल मिलते हैं, जो शहद होता है, जो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, उसको बेच के और उससे अपना
क्या करती हैं, उससे अपना धनोपार्जन करती हैं, उससे अपनी जीविका चलाती हैं। जो भी जंगल से जो जड़ी बूटी, लकड़ियाँ और भी जंगल से फल फूल, कंद मूल, शहद को बेच के बाज़ारों में विक्रय करके उनसे क्या लेते हैं ये लोग, उनसे ये लोग अपना जीविका चलाते हैं, उससे ये लोग अपना उपार्जन करते हैं। और जो पैसे मिलते हैं, जो इन सब बेच के जो पैसे मिलते हैं, तो ये लोग इसका मदिरा पान कर लेते हैं। इस जो सहरिया जनजाति है, इसमें स्त्री पुरुष दोनों मदिरा का पान करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय विवरण की, भी हमने बात की। अब हम बात करते हैं इनकी आर्थिक व्यवस्था की, कि सहरिया जनजाति की आर्थिक व्यवस्था कैसी है आपकी। तो आर्थिक व्यवस्था अत्यंत दयनीय है, आर्थिक व्यवस्था अत्यंत दयनीय है। जंगल से प्राप्त जड़ी बूटी, लकड़ी, शहद, फल फूल, कंद मूल आदि को नज़दीकी शहर में विक्रय करके अपना अर्जन करते हैं। ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्था अत्यंत दयनीय है। जंगल से जो प्राप्त जड़ी बूटी, लकड़ी, शहद, फल फूल, कंद मूल आदि को विक्रय करके यह अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सहरिया जनजाति। हमने पढ़ा कि कौन से परिवार की है, कौन से परिवार से संबंध रखती है। तो कोलेरियन परिवार से संबंध रखती है। और यह इसका शहर पारसी शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जंगल में रहने वाला। तो यह जनजाति जंगल में रहती है। कहाँ पाई जाती है? क्षेत्रीय विवरण, तो उत्तरी मध्य प्रदेश अर्थात श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, दतिया में यह जनजाति पाई जाती है। आर्थिक व्यवस्था इनकी अत्यंत दयनीय है। जंगल से प्राप्त जड़ी बूटी, लकड़ी, शहद, फल फूल, कंदमूल आदि को विक्रय करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए। फिर हम इसको रिमूव करके नेक्स्ट बढ़ते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था में, इनके त्यौहार में, इनके पर्व में, इनके नृत्य में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था की, कि इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है। तो मतलब ये कहाँ रहते हैं, किस घर में रहते हैं, कैसे रहते हैं, और इनके जो इनका परिवार है उनको क्या बोला जाता है। तो इनकी सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो ये लोग एक समतल स्थानों में अपना घर बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? समतल स्थान में अपना घर बनाते हैं, जिसको सहराना बोला जाता है। तो यह जनजाति समतल स्थानों में अपना घर बनाती है, जिसे सहराना बोला जाता है। जिसे क्या बोलते हैं? सहराना बोलते हैं, जिसे सहराना बोला जाता है। फिर सहराना में कई लोगों के मकान होते हैं। सहराना में कई लोगों के मकान बनते हैं, जिसको बांग्ला बोला जाता है। तो सहराना में क्या होता है? कई लोगों के मकान होते हैं, सहराना में कई लोगों के मकान होते हैं, और इन मकानों में बांग्ला नामक एक सामुदायिक भवन होता है। ठीक है, तो जो सामाजिक व्यवस्था, यह जनजाति समतल स्थानों में अपना घर बनाती है, जिसे सहराना बोला जाता है। सहराना में कई लोगों के मकान होते हैं, जिसमें बांग्ला नामक एक सामुदायिक भवन होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं जो सहरिया जनजाति होती है, इसमें परिवार का जो मुखिया होता है वो पटेल होता है, उसको पटेल कहते हैं। तो क्या बात करेंगे कि इस जनजाति में, यानी सहरिया जनजाति में, जो परिवार का मुखिया पटेल कहलाता है।
यानी पटेल नाम से जाना जाता है। जो परिवार का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, तो पटेल कहलाता है। पटेल नाम से इसका संबोधन किया जाता है। किसको किया जाता है, आपकी सहरिया जनजाति में परिवार का जो मुखिया होता है वो पटेल कहलाता है। धार्मिक अर्थव्यवस्था की बात करें कि धार्मिक व्यवस्था इनकी कैसी है, तो ये लोग हिंदू देवी देवताओं से बहुत प्रभावित हैं। तो ये लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इनके अलग से ऐसे कोई जैसे बूढ़ा देव, दूल्हा देव, नाग देव, इनके ऐसे कोई देवता नहीं होते। ये लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो धार्मिक स्थिति की बात करें, धार्मिक स्थिति, तो ये लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यानी हिंदू देवी देवताओं से ये प्रभावित है, उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, धार्मिक स्थिति हो गई। अब हम बात करते हैं इनकी जो विवाह वैवाहिक स्थिति है वो कैसी होती है। तो बताया है आपको कि ये हिंदू लोगों को ज़्यादा मानते हैं, हिंदू लोगों के धर्म से प्रभावित होते हैं। तो ये जो विवाह भी करते हैं, इनके विवाह के नियम अत्यंत कठोर होते हैं और ये हिंदू रीति रिवाज से विवाह करते हैं। जैसे अभी तक भील, गोंड, बैगा, भारिया में चला आ रहा था लमसेना विवाह, घोड़ी चढ़ विवाह, विधवा विवाह, नतारा विवाह, ये सब चला आ रहा था। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ जो नियम होते हैं विवाह के वो कठोर होते हैं और ये हिंदू तौर तरीकों से, हिंदू तरीकों से विवाह करते हैं। ठीक है, तो वैवाहिक स्थिति क्या हो गई इनकी, वैवाहिक स्थिति हो गई इनकी कि हिंदू तरीके से विवाह करते हैं और विवाह के नियम अत्यंत ही कठोर होते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था या जनजाति समतल स्थानों में रहती है, समतल स्थानों में अपना घर बनाती है। इनके घरों को क्या बोला जाता है, सहराना। और जो भील जनजाति थी उनके घरों को क्या बोला जाता था, उनके मकान को कू कहा जाता था। इनमें सहराना लोग, कई लोगों के मकान होते हैं सहराना में, कई लोगों के मकान में भी बांग्ला नामक एक सामुदायिक भवन होता है। ठीक है, जो परिवार का मुखिया होता है वो पटेल कहलाता है। जो परिवार का उनका मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है। धार्मिक स्थिति की बात करें तो ये हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं। वैवाहिक स्थिति में भी ये हिंदू तरीके से विवाह करते हैं, विवाह के नियम अत्यंत कठोर होते हैं। नेक्स्ट इनकी हम नृत्य की बात करते हैं, इनकी बोली की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, पहनावे की बात करते हैं। अगर अभी क्या बोलते हैं इसको, आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सहरिया जनजाति में आगे बढ़ते हैं। तो इनके नृत्य की बात करते हैं कि ये नृत्य कौन कौन सा करते हैं। तो ये नृत्य करते हैं दुलदुल घोड़ी, लहंगी और हो गया आपका परधौनी। दुलदुल घोड़ी, लहंगी, परधौनी इनका नृत्य होता है। ये नृत्य करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्री में भी आया है या आ सकता है कि दुलदुल घोड़ी किस जनजाति का नृत्य है। नृत्य आपको सबके याद रखने, नृत्यों पर्व ये सबको इम्पॉर्टेंट है। ये भगोरिया पर्व कौन मनाता है, मड़ई पर्व कौन मनाता है, मेघनाथ पर्व कौन मनाता है, दुलदुल घोड़ी नृत्य कौन करता है। दुलदुल घोड़ी नृत्य करता है आपका सहरिया जनजाति आपकी नृत्य करती है। फिर बात करते हैं कला की। तो यह जनजाति के लोग कला प्रेमी होते हैं। ये इनकी जो संस्कृति होती है, कथाएं, लोक कथाएं, लोक संस्कृति का इनका परिचायक होती हैं। ठीक है, तो ये लोग कला प्रेमी होते हैं, ठीक। और इनकी जो कथाएं हैं, पहेलियां हैं, पहेलियां लोक संस्कृति का परिचायक होती हैं। इनकी कथाएं, पहेलियां लोक संस्कृति का परिचायक होती हैं। ठीक है, लोक संस्कृति का परिचायक होती हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं इनके पहनावे की कि ये लोग कैसी वेशभूषा धारण करते हैं, कैसा पहनावा पहनते हैं। तो ये लोग जो सहरिया जनजाति है आपकी राजस्थान से काफ़ी प्रभावित है। तो जैसे राजस्थान में वेशभूषा पहनते, राजस्थान की वेशभूषा से जनजाति काफ़ी प्रभावित है, सहरिया जनजाति आपकी। तो पुरुष कमीज पहनते हैं, साथ ही साथ सर में साफा पहनते हैं, और जो स्त्रियां होती हैं इस जनजाति की वो लहंगा पहनती हैं, घाघरा पहनती हैं, ओढ़नी पहनती हैं, चोली पहनती हैं। तो यह इनका पहनावा हो गया। तो सहरिया जनजाति राजस्थान की वेशभूषा से प्रभावित है, ये राजस्थानी वेशभूषा धारण करते हैं, राजस्थानी वेशभूषा धारण करते हैं। पुरुष क्या पहनते हैं? पुरुष सर में साफा पहनते हैं और कमीज पहनते हैं, कमीज व सर पर साफा पहनते हैं। और स्त्रियां क्या पहनती हैं? तो जो स्त्रियां होती हैं वो पहनती हैं आपका घाघरा, चोली, ओढ़ना। ठीक है। इनके कद काठी की बात करें, इनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है, इनके शरीर की बनावट कैसी होती है? तो ये जो होते हैं ये मध्यम काठी के नहीं होते हैं, ये लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं, लेकिन अत्यधिक मदिरा पान करने के कारण इनका शरीर काफ़ी दुर्बल होता है। इनका रंग, त्वचा का रंग इनका सांवला होता है। ये इनकी शारीरिक बनावट हो गई। इस तरह से आपकी सहरिया जनजाति पूरी हुई। क्या पढ़ा हमने सहरिया में? नृत्य पढ़ा, दुलदुल घोड़ी, लहंगी, परधौनी। फिर हमने कला पढ़ी, कौन कौन सी कला ये लोग करते हैं। ये लोग कला प्रेमी होते हैं। इनकी जो कथाएं हैं, पहेलियां हैं, लोक संस्कृति का परिचायक है। पहनावा ये लोग क्या क्या पहनते हैं? राजस्थानी वेशभूषा का इनके पहनावे में राजस्थानी वेशभूषा का प्रभाव है। पुरुष कमीज और सर पर साफा पहनते हैं और महिलाएं घाघरा, चोली, ओढ़ना पहनती हैं, साथ ही गुदना भी गुदवाती हैं। ठीक है। फिर बात करें इनकी शारीरिक बनावट की, तो इनका जो शरीर होता है, शारीरिक बनावट होती है वो ऊंची कदकाठी की होती है। ये लोग लंबे होते हैं, साथ ही साथ इनका त्वचा का रंग सांवला होता है और मदिरा पान करने के कारण इनका जो शरीर होता है वो दुर्बल होता है। ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने सहरिया जनजाति में? और जंगल में निवास करने वाली जनजाति है और 3 पिछड़ी जनजातियों में से एक है। कहाँ पर रहती है? उत्तरी मध्य प्रदेश अर्थात कि ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया में यह जनजाति पाई जाती है। दतिया, गुना में जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति के जो नृत्य हैं दुलदुल घोड़ी नृत्य और लहंगी, परधौनी है। विवाह हिंदू पद्धति के अनुसार होता है। धार्मिक स्थिति क्या है? हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और हमने क्या पढ़ा? सामाजिक व्यवस्था में पढ़ा कि इनका जो समतल स्थान होते हैं वहाँ पे घर बनाते हैं, उसे सहराना बोलते हैं। सहराना में एक सामुदायिक भवन होता है, जिसको कई लोगों के मकान होते हैं, उसमें एक सामुदायिक भवन होता है जिसे बांग्ला बोला जाता है। सहरिया परिवार के मुखिया को पटेल कहते हैं, पटेल के नाम से जानते हैं। आर्थिक स्थिति इनकी अत्यंत दयनीय है। ये लोग जो जंगल से जड़ी बूटी और कंद, फल फूल जो शहद लेके आते हैं उसी से ये लोग बेच के उसी से काम चलाते हैं अपना। ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो सहरिया जनजाति थी, भारिया और सहरिया, वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम जनजाति पूरी कंप्लीट कर लेंगे। उसमें कोरकू है, कोल है, पारधी है, पंथी है, पनिका है। तो पारधी, पनिका छोटी छोटी जनजातियां हैं, कोल, कोरकू थोड़ी बड़ी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप लोग चैनल देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आप प्लीज़ लाइक करिए, जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा और हम और भी मोटिवेट होंगे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।